हाँ जी, सो वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास अगेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ द वीक, है ना। वी आर डूइंग द इम्पोर्टेंट थिंग्स अलोंग विद दिस। अब तो एग्जाम भी आ रहा है। दोज आर अपीयरिंग दिस ईयर, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि वेयर द पर्पस ऑफ द क्लास इज एमसीक्यू करना, उसके बाद टॉपिक समझना, एंड आई गिव यू द समरी ऑफ दोज टॉपिक्स। वो समरी वाले 3-4 पॉइंट्स यू हैव टू नोट विद योरसेल्फ। पेपर में वही काम आएंगे, बाकी नहीं काम आते। Right. So the day of chocolate is here. Let's do the MCQs first. 6 minutes, 6 MCQs. मैक्सिमम नंबर वाले को चॉकलेट एज ऑलवेज। ऑफलाइन वाले कागज से, ऑनलाइन वाले स्लाइड से, प्लीज डू इट। अपना अपना नाम लिख देना प्लीज कागज पे। हेलो मैम, प्लीज। क्लास भी लगा सकते हैं इफ यू वांट। लो टेस्ट भी कर लेना। दिस इज अ करंट अफेयर्स थिंग। So 6 minutes, please attempt the questions. We look at the content as well as कि कहाँ कहाँ इस पे अटेम्प्ट लग सकता है। Three more minutes. Two more minutes. प्लीज नाम लिख देना अपनी अपनी शीट पर। अब एग्जाम्स में थोड़ा तंग होने के लिए भी तैयार रहो। इन्विजिलेटर तंग करते हैं, नाम लिख दो, साइन कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई ट्राई टू डू दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। थोड़ी फॉर्मेलिटीज नाम वाली बढ़ा देंगे, रोल नंबर वाली बढ़ा देंगे, ओएमआर साथ ले आएंगे, ऐसे ही तंग करेंगे सो दैट वी आर रेडी फॉर द एग्जाम।
डन? किसी का हो गया तो प्लीज सबमिट इट. इतने मुश्किल भी नहीं है, इतनी क्या सोच है. नहीं नहीं, मैप से नहीं देखना आंसर. है नहीं. डन. है मैप में आंसर. लेक नहीं दिखेगी जितना मर्जी जोर लगा ले. चलो जी, टाइम इज अप. प्लीज सबमिट योर टेस्ट. हाँ जी. So let's check these answers. As again, the rule remains same. 4 and above, you get the chocolate. The topper gets the chocolate, or I get it. Right? So first answer is C, Chandigarh. Second is D, Delhi. Third is B, Bombay. Fourth, C, Chandigarh. Fifth, A, America. Sixth, C, Chandigarh. अभी इनको क्वेश्चंस को देन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टेल मी द मार्क्स. बाय द वे, हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीबॉडी, टू द स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ दिस कंट्री, द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंड, और कौन सी वुमेन होती है जी? स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंड केयरिंग, कंपैशनेट, पावरफुल, empowered, everything. हाँ जी. So how many of us got 6 out of 6? 0 out of 6? 1? सारे 1 पे बैठे हैं. 2, 3, 4, 5. I win the chocolate. So my chocolate is for everybody. शेयर कर लेना, यहाँ पे पड़ी है. राइट, बाद में एक्सचेंज कर लेना, एक जगह रख दो. सो वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस. मतलब हम अखबार नहीं पढ़ रहे. वी आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर एज सच. व्हाई दिस हैपेंड, लुक ओवर हियर. लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस. कंटेंट भी करेंगे, बट पहले अटेम्प्ट देखते हैं क्या है जी. सो कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. कार्बन को एडजस्ट कर रहे हैं, है ना. कार्बन का टैक्सेशन है ये. सो सबसे पहला अटेम्प्ट वाला आइडिया, कार्बन लीकेज को एनहांस थोड़ी करेगा. राइट. सो दिस वुड बी रॉन्ग. And this statement, it is an American tariff? No, it is a European mechanism. So पहली दो statements गलत हो गई. Compatible with WTO rules? Yes. नहीं तो ये बनता ही नहीं. So answer becomes, above statements are correct, 3 only. And implement हो रहा है. It is compatible with WTO rules. Implement का क्या stage है, अभी हम content में भी देखेंगे. अभी transitional phase है. 2026 से अभी reporting obligations है. अभी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस नहीं है, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस हो चुकी है. राइट, वील डिस्कस इन डिटेल्स. अभी कंटेंट के जगह अटेम्प्ट देखो, कंटेंट पे आ रहा हूं मैं. राइट जी. सो ऐसे ऐसे ऑप्शंस अगर आपको दिखें, दिस इज अ रिस्की प्रोफाइल, बट यूपीएससी में भी अगर ऐसे ऑप्शन दिखते हैं तो कल्ले वाला आंसर होता है यूजुअली.
ये 5-6 साल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ध्यान रखना। बट इनका मेकअप देखना, ऊपर ऊपर से बढ़ते हुए एकदम कम हो रहे, है ना। सो रिमेंबर दैट। देन अबाउट दीज कंट्रीज, लेक तंगनियाका, क्यों जी अफ्रीका के ऊपर सवाल आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस। कभी कॉन्गो बेसिन पे आ जाता है, कभी किसी अफ्रीका पे 1 या 2 सवाल आने ही आने। सो हेंस दिस इज बीन इन न्यूज, आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव। इसमें सोचने वाली बात क्या थी अटेम्प्ट वाली, कि इतनी मुश्किल मुश्किल कंट्री सोचेगा कैसे वो, गलत ऑप्शंस पढ़ ही रहा है जहां से लिख रहा है, राइट। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देन मिशन 300, नाउ रीड दिस स्टेटमेंट, स्पेशली जिन्होंने पंजाब पीसीएस देना है वो भी, सारी ऑप्शंस आप पढ़ो। इट इज अ प्रोजेक्ट टू टेक आउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इट इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू 300 मिलियन पीपल इन सब सहारन अफ्रीका, ठीक है जी। इट इज अ प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट 300 मिलियन फार्मर्स टू सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। इट इज अ मिशन टू यूज 300 days of the year to promote environment friendly practices. Which of these options has the best possible grammar? किसकी बेस्ट इंग्लिश है यहाँ पे? थोड़ो क्या है मिशन 300, बेस्ट इंग्लिश कौन सी है? रीड दिस ऑप्शन, बेस्ट इंग्लिश कौन सी है? बी इज द बेस्ट इंग्लिश, दैट इज द आंसर। ये सीरियसली स्टेट एग्जाम्स में बहुत ट्रू लगता है, राइट। लॉन्गेस्ट विद नंबर्स एंड बेस्ट इंग्लिश, गुड वर्ड्स यूज्ड, मिशंस में यूजली ऐसा होता है। दीज आर दी थिंग्स जो हमारे दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि पेपर सिर्फ किताब से क्लियर नहीं हो रहा, कंटेंट से क्लियर नहीं हो रहा। पेपर के बाद हर कोई दे देता है हमने करवाया था, बट उससे पहले कहीं नहीं होता। यू गाइस आर एक्सपीरियंस्ड इनफ टू नो दैट, राइट। देन मिस्टी स्कीम, वेरी वेरी सिंपल वर्ड एसोसिएशन। एम कहां दिख रहा है? किसी चीज की फुल फॉर्म होएगी, है ना, किसी चीज की फुल फॉर्म होएगी, एब्रीविएशन है। तो एम कहां दिख रहा है ऑप्शन में? आंसर इज मैनग्रोव्स। सो स्कीम्स एंड एब्रीविएशंस में वर्ड का एसोसिएशन फुल फॉर्म से बहुत अच्छा आंसर निकलता है, ध्यान रखना है साथ में, राइट। देन टर्म बायोडाइवर्सिटी लीकेज, बायोडाइवर्सिटी की लीकेज हो रही है, राइट। दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट, आई विल एक्सप्लेन दिस एज वेल। आंसर हियर इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू प्रिजर्वेशन एफर्ट्स। बिल्कुल ही पुट्ठा लग रहा है, बट फॉर अटेम्प्ट व्हाट वी कुड हैव थॉट, यार इतना उल्टा बंदे ने सोचा कैसे, ये रॉन्ग नहीं होगा, राइट ही होगा, पढ़ रहा होगा इसको। ही कैन नॉट थिंक ऑफ सच अ रॉन्ग ऑप्शन, राइट। आई विल एक्सप्लेन दिस हाउ दिस इज हैपनिंग। देन अमीर खुसरो, बड़े दिनों बाद एक हिस्ट्री का टॉपिक आया है न्यूज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन स्ट्रिक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी, कि कौन से राजाओं के साथ इसने काम किया था। इन सबके साथ इन्होंने काम किया था। आंसर हियर इज 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव। अमीर खुसरो साहब was born in India. It is alleged that he is born in India. There is no confirmation. And फिर इन्होंने इल्तुतमिश के साथ काम किया, इन सारे किंग्स के साथ काम किया, बट दिस मैन वुड ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट। तो इनको हम डिटेल में पढ़ लें। आई एक्सपेक्ट कि जो न्यूज में फिगर्स रहते हैं, हिस्ट्री का सवाल भी करंट अफेयर से आता है, राइट। वी मस्ट बी वेरी श्योर हिस्ट्री भी करंट अफेयर से आता है। तो अपने को क्या होना चाहिए, आज से 100 साल पीछे, आज से 200 साल पीछे, आज से 300 साल पीछे, किसी चीज को 50 इयर्स हो गए हैं। सो दीज शुड बी इन योर माइंड कि 2025 में बैठे हम, 1925 में इंडिया कहाँ था, क्या हो रहा था इंडिया में 1925 में? डू वी रिमेंबर दैट? वी मस्ट रिमेंबर दैट। 1825 में क्या था, 50 इयर्स बिफोर क्या था, राइट। सो ऑल दीज इवेंट्स वी मस्ट हैव इन लाइन। फॉर एग्जाम्पल जब 2019-20 में पेपर हो रहा था, तो 1919 का अपना क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हो रहे थे। सिमिलरली अब 1925 के होंगे, 1825 के होंगे। जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट लगाए, दिमाग लगाओ और पढ़ाई करो। क्वेश्चन एक्चुअली रेलेवेंट होता है, पर हमारी पढ़ाई रेलेवेंट नहीं हो पाती उसके साथ, राइट। सो कंटेंट कराने का कल्ला कोई फायदा बिल्कुल नहीं है, बट करना तो है। सो आज ट्रम्प साहब के साथ गोल्ड कार्ड बनाते हैं टू वेल्दी फॉरनर्स। व्हाट इज ट्रम्प ट्राइंग टू डू? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना। मेक अमेरिका इन्होंने बनाया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मोदी साहब ने बोला अच्छा चलो हम भी साथ करते हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। सो मागा और मीगा की पार्टनरशिप भी हो रही है, ये कीवर्ड्स में यूज कर सकते हो आप मेंस में। बट व्हाट इज दिस गोल्ड कार्ड? $5 मिलियन अगर आप देंगे
तो आप एक तरह से यूएस की सिटीजनशिप खरीद सकते हैं, राइट। सो यूएस की सिटीजनशिप एक तरह से बेची जा रही है, एंड दिस हैज रिप्लेस्ड अ ओल्डर प्रोग्राम व्हिच वाज ऑफ अ लेसर कॉस्ट एंड ऑल्सो समवट बेनिफिशियल टू इंडियंस, EB-5 प्रोग्राम। सो दो तीन चीजें देखने वाली है कि इंडियंस को क्या नुकसान है, क्या फायदा है, व्हाट इज दिस प्रोग्राम, हु इज रनिंग इट। सो गोल्ड कार्ड वीजा इज द लेटेस्ट न्यूज। गोल्ड कार्ड कब मिल रहा है जी, एक सेकेंड, सॉरी। गोल्ड कार्ड $5 मिलियन इन्वेस्ट करने पे यूएस में मिल रहा है। ये EB-5 वीजा प्रोग्राम, ये ध्यान देने वाली बात है, EB-5 वीजा प्रोग्राम को रिप्लेस करके गोल्ड कार्ड इज द न्यू प्रोविजन नाउ, राइट जी। देन एस्टैब्लिश बाय EB-5 का क्या है, यूएस कांग्रेस ने 1990 में किया था। अमेरिकन इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन के लिए था EB-5 कि इफ यू इन्वेस्ट इन द अमेरिकन इकोनॉमी एंड क्रिएट एटलीस्ट 10 जॉब्स फॉर अमेरिकन्स इन एरियाज विच आर टारगेट एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट, जहां पे एम्प्लॉयमेंट कम है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, if as a foreigner you invest over there, you will get a green card or visa for the US, right? So investment requirements, program granted investment at least this $8 lakh थी पहले, $800,000 as they call it, in an economically distressed area known as targeted employment area. This is about EB-5 program. इतनी डिटेल्स नहीं याद करनी इसकी, जस्ट इतना याद हो जाए EB-5 को रिप्लेस करके कौन सा आया, गोल्ड कार्ड। कहां पे आया, यूएस में, राइट। So capping EB-5 program was capped at 10,000 visas annually with 3,000 reserved for investment in high unemployment areas, right जी। बहुत सारे visas दे रहे थे, no need to remember। even the EB-5 faced criticisms कि इसका misuse कर रहे हैं primarily ट्रम्प एंड उनकी फैमिली अपने बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए। व्हाट डू दे डू, दे सेल दिस वीजा टू पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन देयर ओन बिजनेस। सो EB-5 वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड। सो देन रिफॉर्म के लिए ट्रम्प साहब ये लेके आए हैं फॉर द पर्पस ऑफ अगेन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अब अमेरिका में आए, राइट। सो देन रिन्यूअल एंड लीगल चैलेंजेस भी थे। लास्ट रिन्यूड अंडर जो बाइडेन साहब ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अटेम्प्ट करा इंक्रीज करने का इन्वेस्टमेंट लिमिट, बट ये फेल हो गया, यूएस कांग्रेस ने पास नहीं किया। सो EB-5 एंड गोल्ड कार्ड का क्या कंपैरिजन है, दिस माइट बी रेलेवेंट। सो एस्टैब्लिश इन 1990 EB-5 मैनेज्ड बाय दिस यूएस सिटीजनशिप का डिपार्टमेंट है ये, grants green cards to foreign investor who invest at least 1.5 million in the US economy for the purposes of investment and employment, सही। सो गोल्ड कार्ड में क्या है, डज नॉट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन अमेरिकन बिजनेसेस और जॉब क्रिएशन। डायरेक्ट आप उसमें जॉब क्रिएशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ डायरेक्टली आप उन्हें 5 मिलियन रुपए दो, 5 मिलियन सॉरी रुपए नहीं, डॉलर 5 मिलियन दो एंड यू गेट द कार्ड। देयर इज नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ जॉब क्रिएशन, सीधा पैसे दो और बात खत्म करो, इजी कर दिया। सो यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, सेम डिपार्टमेंट जो इसे एडमिनिस्टर कर रहा था वही इसे कर रहा था। छोटा सा फर्क ध्यान रखना, 1990s का था, जॉब क्रिएशन जरूरत थी, यहाँ पे जॉब क्रिएशन की जरूरत नहीं, राइट। देन लाइकली इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, नो नीड टू रिमेंबर दिस। देन पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है जी, वेल्दी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है यूएस में, राइट। देन फ्रॉड रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं, सीधा सीधा पैसा जा रहा है सरकार के पास, इन द बजट दे विल हैव टू टेल इट कि कहां पे यूज हुआ है। देन कंसर्न्स, दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न, सिटीजनशिप फॉर सेल। एक तरह से आपने अपनी सिटीजनशिप बेचनी शुरू कर दी लाइक अ कमोडिटी। सो दिस माइट बी मिसयूज्ड एंड दिस प्रायोरिटाइजेज वेल्थ ओवर मेरिट। हो सकता है निकम्मे अमीर ज़्यादा वहां जाके गलत हरकतें करने लगे जो यहाँ पे चंडीगढ़ मोहल्ली में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, किले बेच के। व्हाट आर दे डूइंग, दे माइट स्टार्ट दैट इन यूएस। Then financial misuse, because directly there is no employment creation, there is no job creation, there is no investment. So again, this might be misused by people in power. सीधा सीधा पैसा जा रहा है, right? Then no economic contribution requirement as well. No investment, no job creation. Right? जी, historical precedents and policy questions. Similar program in Canada was discontinued due to misuse. इतनी details में जाने की जरूरत नहीं है, but we have to mention it over here. Right? जी. Then challenges ahead. लीगल लेजिस्लेटिव हर्डल्स की कांग्रेस ही पास शायद नहीं करेगी, इट इज येट टू बी प्रोसेस्ड बाय द और पास्ड बाय द कांग्रेस। यूएस कांग्रेस आपको पता है ना, कांग्रेस इज द काइंड ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर द यूएस, राइट।
हाँ जी, जैसे इंडिया में, राइट. सो पोटेंशियल लीगल चैलेंजेस अराइज फ्रॉम प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन पॉलिसी इटसेल्फ, कि कैसा एडमिनिस्टर हो रहा है. इट इज अनसर्टन व्हाट लीगल चैलेंजेस गोल्ड कार्ड में फेस. हमारा कोई कंसर्न ज्यादा नहीं है. हमारा कंसर्न है इंडियन इन्वेस्टर्स पे क्या होगा. इंडियन इन्वेस्टर्स पे क्या होगा. कहाँ हम 1 मिलियन में काम चला रहे थे, अब कितना देना पड़ेगा, 5 मिलियन. और वुड यू बिलीव that even in the US millions of Indians are awaiting green card. अभी लाइनों में बैठे हैं कि हमें ग्रीन कार्ड मिलेगा. So only 631 Indians obtain green cards through even EB5 program. हमारे पास 1 मिलियन भी नहीं थे, तो 5 मिलियन तो कहाँ देंगे इंडियन इन्वेस्टर्स को. इट विल नॉट अट्रैक्ट. 5 मिलियन बहुत ज्यादा है. Then over a million Indians are waiting for green card, as I said. Then employment based categories पे Indian applicants are projected to be 2.19 billion. कोई नई कैटेगरी आएगी तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज में हमारे वीजास और स्लो हो जाएंगे. कि टोटल वीजास लेट से 4 लाख थे, उसमें से कुछ यही खा गए गोल्ड कार्ड वाले. सो इट इज अ ट्रबल फॉर अस इंडियंस. व्हाट वी शुड डू नाउ, क्या करना चाहिए. डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर. वी शुड ask the US or discuss with the US, negotiate with US कि आपको हमारे से क्या बेनिफिट है, इंडियंस आपकी इकोनॉमी के लिए कैसे बेनिफिशियल है. एंड स्पेशली यूज द सॉफ्ट पावर ऑफ द प्रवासी भारतीय, Indians living abroad with US citizenship. They can influence the political, let's say the opinion of the US people as well. Then this is SPHEREX telescope. SPHEREX telescope में देखने वाली बात नासा का है, पहली बात, राइट. दूसरी बात, इट इज लुकिंग एट कॉस्मिक इन्फ्लेशन. These are the two things I would like you to note. What is this cosmic inflation? This is when जब यूनिवर्स कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए बहुत जल्दी से एक्सपैंड करा था, राइट. बहुत जल्दी से एक्सपैंड करा था, दैट इज कॉस्मिक इन्फ्लेशन, राइट जी. और इसमें एक और चीज देखने वाली है, इसकी शेप देखो जी. दिस इज लाइक अ ओल्ड ग्रामाफोन. ग्रामाफोन तो क्या, आई डोंट थिंक आप लोगों ने शायद सीडी प्लेयर भी देखा होगा. देखा हुआ है. अपने जमाने में कैसेट प्लेयर होते थे, फिर उससे पहले ग्रामाफोन होता था. उस पर म्यूजिक चलता था ऐसे लगा के तार सी, एंड इट हैड अ बिग बिग सीडी टाइप ऑफ अ थिंग. हाँ. सो दिस स्फेरिक्स टेलीस्कोप इज द शेप ऑफ अ ग्रामाफोन. तो 3 चीजें याद करने वाली. किसका है स्फेरिक्स, नासा का. क्या देख रहा है, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, जो हमने देखा एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. देन ग्रामाफोन शेप. For 3 minutes of Big Bang. Few seconds after the Big Bang explosion, right? And एक्सपैंड तो करा था, अभी भी एक्सपैंड कर रहा है, बट वेरी वेरी फास्ट एक्सपेंशन, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हुई थी, राइट. सो लेट्स लुक एट दिस इन डिटेल एज वेल. स्फेरिक्स टेलीस्कोप जी, नासा एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज नासा का है जी. टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू लॉन्च इट्स न्यू मेगाफोन और ग्रामाफोन शेप्ड स्पेस टेलीस्कोप. कैसे उड़ा रहे हैं आजकल, क्वेश्चंस में आ जाए. 2 ही चीजें उड़ा रही हैं आजकल. कैरियर व्हीकल्स कौन से हैं, या इसरो का GSLV है, या फिर स्पेसएक्स का कोई फैल्कन 9 रॉकेट है ना. रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं, गैस मार लेना, हो जाएगा. आइदर स्पेसएक्स और इसरो. दीज आर द 2 प्राइमरी लॉन्चिंग एजेंसीज दीज डेज, है ना. इतना सब कुछ रट्टा लगाओगे तो सब भूल जाओगे. देन दिस इज अबाउट फॉर हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स पढ़ेंगे, आईसेक्स एक्सप्लोरर करेंगे, कोई बात नहीं. टेन्योर देख लेना, 2 years, सिर्फ 2 साल के लिए उड़ा रहे हैं. एंड aims it will map the detecting 2 kinds of cosmic light, optical light, infrared, and it will measure, as I said, very very important, cosmic inflation. Cosmic inflation को refers to period which took place around 14 billion years ago, during which the universe expanded faster than speed of light for a fraction of second. ये डेफिनेशन ऐसी टर्म्स यूपीएससी पूछ लेता है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेता है. सो कॉस्मिक इन्फ्लेशन इज स्पीड ऑफ लाइट से तेज यूनिवर्स एक्सपैंड करेगी, राइट. स्पीड ऑफ लाइट से तेज अगर आप एक्सपैंड करोगे, ये इक्वेशन किस भाई ने दी थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे. हु वाज इट, एनीबॉडी? आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन. In Interstellar's theory of relativity, he also said
that anything which moves faster than speed of light converts into energy. Very right, है ना? तो उसमें मास रहता ही नहीं. सो कैन वी इमेजिन, अगर वो घुमा के पूछ लें कि बेटा अच्छा बता कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन के टाइम लगभग सब कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. बिकॉज दिस इज हाउ देर आस्किंग क्वेश्चंस मर्जिंग टू कॉन्सेप्ट्स. सीधा सीधा पूछा कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या, सबको पता है, मतलब अच्छे स्टूडेंट सबको पता है. बट ड्यूरिंग कॉस्मिक इन्फ्लेशन वाज देयर कन्वर्जन इनटू एनर्जी? यस, राइट. सो वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट. देन फालतू की बातें होती हैं, हमें लिखनी पड़ती हैं, आपको याद बिल्कुल नहीं करनी कि अच्छा भैया गैलेक्सीज के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, अंडा पहले है मुर्गी पहले है, वो बताएगा. चलो ठीक है, नो नीड टू रिमेंबर दिस कॉस्मिक इन्फ्लेशन. Then it will use spectroscopic images. We have done this in basic sciences. What are spectroscopic energies? Spectra इनका बड़ा होता है ना. So then significance is mapping the whole sky enables astronomers to identify promising regions of life. By the way, वो zone कौन सा होता है जिसमें life हो सकती है? What is that zone called? अर्थ जिस जोन में, उस जोन को क्या बोलते हैं? सन से दूरी वाली बात. अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, that is exact distance we require for life to prosper or there to be liquid water. What is that zone called जहां life possible हो सकती है? Anybody? गोल्ड से नाम था, अब याद करो. गोल्डीलॉक्स जोन. Oh, very good. गोल्डीलॉक्स जोन. गोल्डीलॉक्स जोन कौन सा है? जहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है. सो विद majority of the probes or let's say space missions, we are trying to find जादू. जादू कौन है? Who is जादू? जादू is an alien, that is extraterrestrial life. We are trying to find it with SphereX as well. Right जी. Then Califund. इसमें क्या नहीं कंफ्यूज होना, पहले समरी लिख लो जो पेपर में काम आएगी. छोटी सी बात, दिस इज, सबसे पहली बात, दिस इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी है ना. जस्ट अ सेकेंड. बायोडाइवर्सिटी के बारे में सीबीडी के अंदर है. क्या है सीबीडी? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, राइट. देन नेक्स्ट इज, पहली बार प्राइवेट कंपनीज से शेयर लिया जाएगा, प्राइवेट कंपनीज को प्रॉफिट लिया जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. Those companies which use genetic information or information from the nature will be required to submit parts of their profit, and this will be administered by UNEP, UNDP and UNEP, and this profit would be used for biodiversity conservation, will also be shared. ये सारी आजकल सारी चीजों में है. एक ऑप्शन आ जाता है कि भाई local people will be a part of it, मान लेना हाँ. Local people will get part of the revenue, मान लेना हाँ. Indigenous people will get contribution in it, मान लेना हाँ. रट्टा नहीं मारना. So similarly इधर भी है. एक और चीज जो गलत ऑप्शन बनती है, हमें गलत ऑप्शन भी यही देखनी है. ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बना है, बट UNFCCC में नहीं. ये CBD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बना है. Do we understand this? Because once upon a time a student asked me, sir, conference of parties तो 25-26 चल रहा है, 16 कहाँ से आ गया? So there are, जब पार्टीज मिलती हैं एक अग्रीमेंट की, कन्वेंशन एग्रीमेंट है, सो पार्टीज मिलती हैं तो उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं. अगर UNFCCC के, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो हो सकता है 25 भी हो सकता है CBD में 15 भी हो, 16 भी हो. So conference of party does not only belong to this. Very very basic, बेवकूफी नहीं चाहिए मुझे, right? So this is under CBD, not UNFCCC. Good morning. आप चॉकलेट हार चुके हैं, है ना? Anyhow, गुड मॉर्निंग इसलिए बोला है कि लेट जा गए. Any, सब ठीक है? चलो. So देखने वाली चीज, Califund is about biodiversity conservation. Califund is the first time private companies would be required to submit their profits for biodiversity conservation. This would be shared among the local indigenous people as well. And जो companies biodiversity knowledge को use करती हैं, for example pharmacology companies,
only those would be required to submit their profits. This is about Caliphate, है ना. याद रखने वाली बातें, कंसेप्चुअल बातें यही है. मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भर भर के कागज दे दूं और सारी इंफॉर्मेशन आप घर जाके याद ही ना कर पाओ. माय आइडिया और माय प्रोसेस इज कि कम से कम चीज आपको याद रहे. जो पहले 3-4 पॉइंट्स हैं इनको याद रखना, राइट. सो डिटेल में देखते हैं इसे. Caliphate was launched at the resumed 16th Conference of Parties of United Nations Convention on Biodiversity. CBD के अंदर है, right? Then new international fund which has been created to help protect biodiversity. Collect money कहाँ से करेगा? Private companies. This is a big thing. Private companies usually biodiversity conservation को अभी तक नहीं फंड कर रही थी. कार्बन टैक्स दे रही थी, बट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को फंड नहीं कर रही थी. अब करेंगी, राइट. बिजनेसेस पैसे देंगे विच रिलाई ऑन डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, जो एनवायरमेंटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा. दे विल नाउ हैव टू कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एफर्ट्स. सही. कोई प्रॉब्लम हो मुझे बीच में बता देना. मनी कलेक्टेड विल बी यूज्ड इन सेवरल वेज. बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे. 50% ऑफ रिसोर्सेज विल गो टू इंडिजिनस पीपल. ये हर जगह सच है आजकल. रिमेंबर दिस. इसको रट्टा नहीं मारना, इसको दिमाग में बिठा, राइट. 90% ऑफ द टाइम्स इफ यू टेक दिस ऑप्शन कि हाँ इंडिजिनस का कंट्रीब्यूशन या शेयर होगा, 90% ऑफ द टाइम्स यू विल बी राइट एंड कट ऑफ इज अराउंड 50%. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपको मेमोरी कार्ड भरने की जरूरत नहीं. अलग अलग योजनाओं में यही बात बार बार याद करने की जरूरत नहीं, राइट. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड अंडर द यूएन विल रिसीव डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बिजनेसेस. यूएन का पहली बार ऐसा कोई फंड होगा जो बिजनेस डायरेक्टली फंड करेगा. नहीं तो यूएन यूजुअली सरकारों से फंड लेता है, बिजनेसेस से नहीं लेता, है ना. देन दिस फंड विल बी मैनेज्ड बाय यूएनडीपी एंड यूनेप. ये भी आजकल कंसिडर द फॉलोइंग में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी लिख लेना अपने पॉइंट्स में. यूएनडीपी एंड यूनेप इसे एडमिनिस्टर करेंगे, राइट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आता है तो कई बार ऐसा ऑप्शन आ जाता है, राइट. यूएनडीपी एंड यूनेप इसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं. सिग्निफिकेंस क्या है? इंडस्ट्रीज जो बेनिफिट कर रही हैं वो एक तरह से, जैसे इंडिया में कौन सा है जो कंपनीज का प्रॉफिट एक रेट से ऊपर हो जाता है, उन्हें 2% कंट्रीब्यूट करना होता है. व्हाट डू वी कॉल दैट? हाँ जी, सीएसआर फंडिंग. हाँ जी सर, सीएसआर फंडिंग इंडिया में हो रही है, तो यूएन भी लगभग ऐसा कुछ कर रहा है फॉर बायोडाइवर्सिटी. सीएसआर की, हाँ, उसमें ये था कि आपका परसेंटेज डिटरमाइंड ही नहीं है. दैट वाज एन इडियोटिक क्वेश्चन. पता होने की जरूरत नहीं थी, बट ऐसा कौन सा सीएसआर है जो डिटरमाइंड ही नहीं? फिर तो हर किसी से अनइक्वल कंट्रीब्यूशन लेंगे. You know, UPSC makes questions, they are not looking for your rectification. हम गलती ही यही कर रहे हैं कि हम कंटेंट को रट्टा मारी है ना. दिमाग इसमें लगाना है कि एक्चुअली वो टेम्परामेंट और एप्टीट्यूड का टेस्ट है. इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए कि ये भी पढ़ दिया वो भी पढ़ दिया. बिगेस्ट मिस्टेक दिस टाइम जब पेपर आ रहा है, अब क्या गलती करेंगे हम सबसे बड़ी, कि इस इंस्टीट्यूशन की ये बुकलेट आ गई, गवर्नमेंट स्कीम्स की आ गई, और मार्च की अपडेट आ गई, वो सारी पढ़ी जाएंगे और जो हमारा पिछला पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे. ट्रस्ट में, अगर आपने अभी तक जो पेपर दे रहे हैं इस बार, अगर आपने 20 किताबें पढ़ी है ना, 21वीं पढ़ने की जरूरत नहीं. वही 20 को 5 बार रिवाइज कर लो, पेपर निकल जाए. बिकॉज सिंस 2020 द ट्रूथ इज, ना उन 20 किताबों से आ रहा है क्वेश्चन डायरेक्टली, ना जो अगली 5-6 आप पढ़ लोगे उनसे आएगा. तो वो 600-700-800 पेज अब एक महीने में पढ़ के आप अपने मेमोरी कार्ड को वेस्ट करोगे. इंस्टेड फोकस अपॉन रिविजन, कि क्या क्या चीज आपको नहीं याद रहनी. एंड नाउ द रिविजन हैज टू हैव स्टेजेस. एज आई सेड, जो प्रीलिम दे रहे हैं मेरे साथ मेंटरशिप में भी हैं, आई टोल्ड देम कि एक बार ही आपने पिछले महीनों में पढ़ के टेस्ट दे लिया, अब टेस्ट दे के पढ़ने की बारी है ना. दिस इज द सेकंड स्टेज. जब इसको क्रॉस कर लेंगे तो थर्ड स्टेज पे आएंगे. आई विल टेल यू दैट इट्स द टाइम फॉर सेकंड स्टेज, राइट जी. देन दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग यार, ये सबको पता है. स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, कौन सी मूवी थी? 2012 शायद, जिसमें सारी दुनिया खत्म हो जाती है, कि 2014-15 थी? 2012 थी आई थिंक, 2012. सो इंसान ने क्या कर रखा है, नॉर्वे के पास एक आइलैंड में सारे तरीके की सीड स्टोर कर रखी है, हर तरीके की जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी स्टोर कर रखी है इन दिस वॉल्ट. दिस इज अ स्टोरेज थिंग, है ना. सो व्हाई आर दे डूइंग दैट?
कि अगर कभी डूम्सडे आया, अगर कभी धरती खत्म हुई, दिस वुड बी द सेफेस्ट प्लेस। और ये माउंटेन के अंदर जाके सारी सीड स्टोर करी हुई है, एंड एवरी कॉन्ट्रीब्यूटर कैन हैव अ बॉक्स। अगर कोई देश चाहे कि मेरी ये वाली सीड्स रख लो, तो ओनली दैट कंट्री कैन यूज इट और ओपन इट। राइट, बेसिक आइडिया क्या, अच्छा आइडिया ना। अगर सारे मर गए तो एटलीस्ट प्लांट डाइवर्सिटी नहीं मरेगी। शायद कल को इसमें ट्रम्प और इलॉन मस्क अपने स्पर्म भी सेव कर लेंगे कि हमारे जैसे बच्चे भी दोबारा होंगे। मे बी यस, मे बी नॉट। सो व्हाट इज दिस डूम्सडे वॉल्ट? स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट इज सारी की सारी सीड्स यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं हम, ट्राइंग टू अवॉइड डुप्लीकेशन एज वेल, बट व्हाई? फॉर द पर्पसेस ऑफ अवॉइडिंग अ डूम्सडे, let's say, extinction of plant varieties from the earth. So Svalbard Global Seed Vault received more than 14,000 seed samples. ये न्यूज 14,000 बिल्कुल जरूरत नहीं है क्या कंसेप्ट वो पता होना चाहिए और कहाँ है। So it is the largest backup facility for world's crop diversity. Right? Svalbard, Norwegian archipelago, halfway between northern pole and mainland Norway. So Norway से northern pole के halfway between there is Svalbard Global Vault. Right जी? The seed vault's objective, safeguard as much as genetic material as possible. अगर कुछ होता है तो ये तो बच ही जाएगा। फ्री ऑफ चार्ज लॉन्ग टर्म स्टोरेज को प्रोवाइड करते हैं। Nations and gene banks and institutions can submit these seeds into this vault. Vault समझते हैं ना आप लोग, स्टोरेज फैसिलिटी, राइट। ओनरशिप रिमेन्स विद डिपॉजिटिंग जीन बैंक, राइट। ब्लैक बॉक्स में से हम लोग सेव कर लेते हैं और वो ब्लैक बॉक्स को ओपन वही कर सकता है जिसने इसे सबमिट करवाया था, प्रोवाइडेड वो जिंदा रहा, डूम्सडे में मर नहीं गया। एंड ओनली दे कैन विड्रॉ इट। इट वाज सेट डीप इनसाइड अ माउंटेन इन 2008। जब हम लोग पढ़ते होते थे तब ये बनाया जा रहा था। डीप इनसाइड माउंटेन क्यों बनाया इतनी दूर और डीप इनसाइड माउंटेन? दैट मेजॉरिटी ऑफ द डिजास्टर्स कैन नॉट इफेक्ट इट। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। कुछ भी होएगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, अर्थक्वेक आएगा, कुछ भी, दिस इज नॉट लाइकली टू बी शैटर्ड, नॉट लाइकली। इन एनवायरमेंट वी कैन नॉट से 100%, तभी वो समटाइम्स वाला जो हैक हमारा है वो इन्वायरमेंट में 110% लगता है, करेंगे वो बात भी। सो बट it is not likely to be damaged by any disaster. Capacity is 4.5 million varieties of seeds, कोई बात नहीं, नहीं याद रखना। Serves as humanitarian purpose and is part of international system for conserving plant genetic diversity. एक और सवाल साथ में आता है, कौन मैनेज कर रहा है? FAO, Food and Agriculture Organization. This is part of the UN system. इस बरी के लिए और हर बरी के लिए read UN system once again. If you do not know the 6 principal organs, by the way, देखते हैं, International Court of Justice, International Criminal Court. I ask you this question. Consider the following bodies, ICJ and ICC. Which of these is a principal organ of the UN? ICJ, ICC, both, none. क्या कहेंगे आंसर में? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में ये दोनों है, कोई भी नहीं है, एक है, क्या है? बचपन से पढ़ रहे हैं हम यूएन। What's your good name, ma'am? Seen you for the first time? मैम यार, हाँ जी। Your good name, not the answer, name. अच्छा, anybody who wants to answer this? Both, okay. और कोई? ये आईसीजे, अच्छा, यू से आईसीसी, हाँ जी, गैस। आईसीजे, आईसीसी, सपोर्ट स्टाफ, मैडम, आईसीजे। हर्षित जी, दोनों भी हो सकते हैं, कल्ला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ जी हर्षित जी, आईसीसी, बोथ। चलो, बोथ आपने भी बोथ बोला था। सो आंसर एरेज, ये जो मिनिमम देखो, गैस वर्क में भी मिनिमम लोगों का सही हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, व्हाइल आई वाज राइटिंग, इवन इफ आई वाज मेकिंग अ क्वेश्चन, तो पहले ये लिखा है, नेचर देखो यही होगा। आईसीजे इज पार्ट ऑफ द यूएन सिस्टम, है ना। आईसीजे इज पार्ट ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम आईसीजे ही है। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है ना, वैसे आईसीजे के पास है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस में, सॉरी यूएन में दिया हुआ आईसीजे, राइट। एंड आईसीजे कहाँ पे सिचुएटेड है ये सबको पता होगा। कहाँ पे आईसीजे?
हाँ जी, न्यूजीलैंड, न्यूलैंड, थोड़ा सा जोर से बोलो यार, बुजुर्ग हो गया हूं मैं आजकल। ये भी नहीं पता अपने को? यूएसए नहीं। और यूरोप में तो होगा यार। क्या कर रहे हैं हम लोग आज ना, एक होमवर्क करो, मेरे दिली तमन्ना है, प्लीज हाथ जोड़ के यूएन विकिपीडिया पे जाके 3-4 पेज पढ़ लेना। पेरिस में नहीं है, यूएन पढ़ना विकिपीडिया पे, हेग नीदरलैंड में, है ना। आई थॉट ये तो सबको पता होगा, ये तो बिल्कुल ही बेसिक जीके है। नहीं तो अगर नहीं ये बेसिक बिल्कुल खराब है तो मेरी मान करके एक बच्चों वाली बुक आती है, मनोहर पांडे जी के, 35-40 रुपए, आजकल 45 के, एक बार पढ़ ले। बेसिक बेसिक चीजें निकल आती है। मैं सोचो यूपीएससी कोई आसमान से सवाल पूछता है ना, इवन दे आर ड्रॉपिंग स्टैंडर्ड्स, 23 और 24 के पेपर में जमीन आसमान का फर्क था। सो वी कैन नॉट इमेजिन कि वही चीजें पूछेंगे। स्टेट सर्विस जैसे, खासकर हरियाणा सिविल सर्विस जैसे सवाल पूछे गए हैं। सो वी मस्ट बी वेरी श्योर कि ये बेसिक सिंपल जीके तो आती है। कल को पीसीएस भी देना है, एचसीएस भी देना है, सारे पेपर देने हैं, है ना। सो थोड़ी सी बुक है, 10 दिनों में आराम से निकल जाती है। 10 दिन भी ज्यादा बोल रहा हूँ। इफ यू गिव इट 2 आवर्स अ डे तब 10 दिनों में निकल जाएगी। इफ यू गिव इट 6-7 आवर्स अ डे तो आराम से 3-4 दिनों में हो जाएगा। राइट, बेसिक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा। ये हेग, हेग नीदरलैंड में, राइट। वो आईसीजे यूएन के उससे चार्टर से बना है। दिस इज अंडर द रोम स्टैट्यूट। ये न्यूज में भी रहा है भाई। क्यों रहा है न्यूज में? कि रशिया के प्रेसिडेंट पे और इसराइल के लीडर्स पे, इसराइल का खासकर न्यूज में रहा था, साउथ अफ्रीका ने आईसीसी में केस कर दिया था कि इसराइल गाजा में इंटरनेशनल क्राइम्स कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेसिकली इंटरनेशनल क्राइम्स को देखता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट वायलेशंस, फॉर एग्जांपल द जेनोसाइड्स। थोड़ा थोड़ा हाफ अ पेज ऑन दिस एंड एटलीस्ट 3-4 पेजेस ऑन यूएन, कि कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, क्या चार्टर है, ह्यूमन राइट्स कैसे आया, ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या चीज है, किसको रिप्लेस करके आ रही है। गिव इट 2-3 पेजेस एटलीस्ट एंड गिव इट 1 or 2 hours ऑफ योर टाइम। प्री में ना सही मेंस में जरूर काम आएगा, एंड आई एक्सपेक्ट कि ये तो प्री में भी काम आएगा। आई गिव यू अ लिस्ट। मैं ना पेपर से पहले आपको 3-4 लिस्ट दूंगा जिनका प्रीलिम है। एक काम वाली लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें से अभी तक पिछले कई सालों से 30 से क्वेश्चन तो आ जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट दैट वुड बी अबाउट अ वीक और 10 days बिफोर द एग्जाम। सेकेंड लिस्ट वुड बी अबाउट द एक्सपेक्टेड एरियाज ऑफ द एग्जाम, की स्टैटिक में से क्या क्या आपने दोबारा से खा लेना है ना। थर्ड वुड बी द सबसे निकम्मी लिस्ट, बट दैट वुड बी वेरी यूजफुल, कि जब आप बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते और कोई हैक भी नहीं लग रहा, अटेम्प्ट टेक्निक भी नहीं लग रही, दैट विल बी डूइंग इन अप्रैल, तब आपने कौन सी ऑप्शन को पिक करना है, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में। दैट वुड बी अ निकम्मी लिस्ट। आई कॉल इट निकम्मी, बट उससे नंबर आपके 15-20 तो बढ़ जाते हैं, सिर्फ उसी से कि इधर बी उठाना था कि सी उठाना था कि डी उठाना था, टाइप ऑफ एमसीक्यू के हिसाब से। बट यूज द लास्ट लिस्ट वेरी केयरफुली। सिमिलरली लास्ट हैक जो कराएंगे हम लोग, वो भी यूज इट वेरी केयरफुली। बट टिल देन एटलीस्ट यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको याद करना, पढ़ लेना एक बार, याद रखते नहीं मालूम, राइट जी। देन गोइंग अहेड, एआरटीज एंट्री रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। ये अच्छी बात लगी थी मुझे, कि एचआईवी पॉजिटिव बंदे को आपको क्या नहीं कहना है, क्या नहीं कहना है, स्टे पॉजिटिव। एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, एआरटी ट्रीटमेंट क्या है जी? जो रेट्रो वायरस को मैनेज करा रही है ना। दिस इज अबाउट प्राइमरली एड्स। क्यों? बिकॉज एड्स हो रहा है जी रेट्रो वायरस से। अब आपकी बेसिक साइंस की दुकान से मैं पूछता हूं, व्हाट इज रेट्रो वायरस? जो आजकल बड़े बड़ी जगहों से साइंस पढ़ रहे हैं वो प्लीज बताओ मुझे, व्हाट इज रेट्रो वायरस? एनीबडी? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जान के नहीं आंसर दे रहे, कि तेरे को आता तो है, मेरे से क्यों पूछ रहा है, ऐसा है क्या? सोचो जरा, टेक 10 seconds। व्हाट इज अ रेट्रो वायरस? बहुत न्यूज में था यार हमेशा, और ये तो बहुत ही बेसिक साइंस है।
हाउ मेनी ऑफ अस बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड्स? सारे नॉन मेडिकल वाले कि मेडिकल वाले भी हैं? बताना, दोबारा से भूल गया मैं। ग्रेजुएशन क्या थी? अच्छा नहीं पूछता मैडम। मेडिकल। अच्छा आप तो फिजिक्स वाले हैं। फिजिक्स वाले नहीं है, मतलब फिजिक्स ग्रेजुएशन वाले। हाँ जी मैम। नॉन मेडिकल, चलो एक्सक्यूज्ड। मेडिकल वाले कौन से थे अब बताओ यार, व्हाट इज रेट्रोवायरस? जान के नहीं बता रहे आप लोग। बीएससी थी ना, मेडिकल नहीं था उसमें। बायोटेक्नोलॉजी थी मेरे ख्याल, नहीं? फिर चलो, मे बी एक्सक्यूज्ड। रेट्रोवायरस वो था यार जिसमें आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, सिंपल। नहीं, सारों में नहीं होता, सारों में नहीं होता। वायरसेस कैन हैव डीएनए, डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। न्यूज में ज्यादा ये रहते हैं बिकॉज ये हमें बीमार ज्यादा करते हैं, राइट? सो आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल जिसमें होगा उसे रेट्रोवायरस कहते हैं, राइट? एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, नो डाउट्स, राइट? सो आरएनए वाला वायरस हमें इफेक्ट कैसे करता है, इसका बेसिक फिर आई थिंक वी नीड अ रिकैप ऑफ द बेसिक्स एज वेल। हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए। इसके अंदर कौन सा है? आरएनए। क्या हमारे अंदर आरएनए है ही नहीं? ऐसा है क्या? हमारे अंदर आरएनए है ना? क्या करता है आरएनए हमारे लिए? प्राइमरली प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? सो ये लोग क्या करते हैं वायरसेस, हमारे डीएनए से, हमारे डीएनए को अपना गुलाम बना के, वेरी बेसिकली सेइंग, हमारे डीएनए से खुद का आरएनए मैन्युफैक्चर कराते हैं, तब हम बीमार हो जाते हैं। एंड प्राइमरली ये जो एड्स का वायरस है, एड्स, एचआईवी, एचआईवी वायरस क्या करता है, ये हमारे हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, ये नोट करने वाली बात है, एचआईवी वायरस हमारे हेल्पर टी सेल्स, जिन्हें हम CD4 सेल्स भी कहते हैं। ऐसी सी टर्म्स एग्जाम वाले को पसंद है, CD4 सेल क्या है? सो ये हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं। टी सेल्स होते हैं WBC में, टी सेल्स, वी हैव डन दैट, है ना? सेल मीडिएटेड, थोड़ो मतलब WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, है ना? सो उसमें हेल्पर टी सेल होते हैं। वी एक्सप्लेन इट बाय हेल्पर टी सेल क्या करता है, इम्यूनिटी को एक तरह से जगाता है, जिसमें हम लोग नरसिम्हा का एग्जाम्पल देखते हैं कि एक सनी देओल था, बहुत तगड़ा था, वो लड़ सकता था सबसे, बट सोया रहता था, उसको कोई उठाने वाला चाहिए था कि उठ भाई लड़, आ गया कोई बुरा आदमी। सो वैसे इम्यूनिटी में हमारे हेल्पर टी सेल्स होते हैं, जो इम्यूनिटी को जगाते हैं कि इन्फेक्शन आ गई, लड़ो। सो एड्स वायरस, एचआईवी वायरस क्या करता है, एचआईवी इनको बंद कर देता है। दीज आर रेंडर्ड मैल फंक्शनल, है ना? सो इसी वजह से देन वी आर, एड्स से कोई खुद पर से नहीं मर सकता, वो बस आपकी इम्यूनिटी को बंद कर रहा है, हेल्पर टी सेल या CD4 सेल्स को बंद कर रहा है ना? बट सिंस आर इम्यूनिटी स्विच्ड ऑफ, देन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, प्राइमरली टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी आके आपको मार देता है बिकॉज बचने का कोई तरीका ही नहीं रहा, बचने का कुछ रहा ही नहीं, बिकॉज आपके पास इम्यूनिटी नहीं है, तो आप टीबी से भी मर जाते। सो हेंस इसको मैनेज करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट में क्या होता है, वायरस के लोड को मैनेज किया जाता है। थोड़ा सा वायरस होगा तो वो सारी इम्यूनिटी को बंद नहीं कर सकता। सो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेडिसिन, एक दवाई नहीं है कि ART की दवाई खा लो, काफी सारी दवाइयां साथ में आपको खानी होती हैं, उसके साथ आपका वायरस लोड कम रहता है। ट्रीट नहीं होता HIV ART से, बट वायरल लोड कम रहता है, इस वजह से आपकी इम्यूनिटी पार्शली फंक्शन करती रहती है और आपकी जिंदगी बड़ी हो जाती है ना, लंबी हो जाती है। एंड इवन इट इज पॉसिबल कि सपोज किसी HIV एड्स वाले को बच्चा करना है, माँ या बाप को, सो अगर उसकी ट्रीटमेंट सही चल रही है और वायरल लोड बहुत कम है, देन ही कैन गो फॉर अ बेबी विदाउट द एड्स। और एड्स में सवाल और क्या आ जाता है आजकल, एक और चीज वोग में है कि सवाल पूछ लिया, अच्छा ये ब्रेस्ट मिल्क में पाया जा रहा है या एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रेग्नेंट वुमेन के थ्रू ट्रांसफर होता है, इसको भी आपने ज्यादातर बीमारियों में हाँ मानना है, खासकर वायरल डिजीज में, राइट? हाँ मानना, बिकॉज यूजुअली हो रहे है ना, ठीक है? चलो, तो एंटी रेटर क्या न्यूज क्या बेसिकली कि यार हम लोग बोल रहे हैं कि ART, पीपल लिविंग विद HIV एड्स वाले, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ART ड्रग्स की लिस्ट लेके आओ, क्यों नहीं स्टॉकिंग हो रही ढंग से? दिस इज नॉट कमिंग इन द क्वेश्चन पेपर। न्यूज ये थी, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है
ART is a combination of medications that treat human immunodeficiency virus, HIV virus, right? HIV virus that destroys CD4 cells. ये टर्म याद रखनी है, ऐसी सी चीज आती है पेपर में, है ना? CD4 cells आर हेल्पर टी सेल्स. किसके पार्ट है? WBC, टी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, है ना? You know this WBC word: white blood cells, lymphocytes, T cells, helper T cells, killer T cells, right? So without protection of CD4 cells, you are more likely to get life-threatening diseases. ART cure नहीं करता, cannot cure HIV. It can reduce the levels of HIV in your blood. That partially आपकी immunity काम करे और आप छोटी मोटी infection से ना हम हों, right जी? ART uses variety of mechanisms to stop HIV from getting into your cells and reproducing. You usually take a combination of 2 to 4 medications. कोई याद करने वाली जरूरत नहीं, है ना? संयम और सुरक्षा रखो, जरूरत ही क्या है, as they say in the ad campaigns. Taking combination medication is more effective than single medication. Obviously spectrum broad हो जाता है, किसी भी medication का spectrum होता है ना, that becomes broader with this number of medications. If your viral load is low enough, test won't even be able to detect your HIV. Viral load इतना कम भी हो सकता है कि blood test में आना बंद हो जाए. This is called antiretroviral because HIV is a retrovirus. क्या है जी retrovirus? जिसका RNA is the genetic material. RNA is the genetic material. Right जी? Then terms हैं. तुझे मैं चांद कहता था पर उस पर भी दाग हैं. गाना है ना ये? क्यों दाग है वैसे चांद पे? क्यों दिखते हैं ऐसे काले काले? सनस्क्रीन नहीं लगाता है? क्या दिखता है हमें? चांद देखते हैं तो उस पर दाग दिखते हैं ना. हाउ मेनी ऑफ अस आर मून गेजर्स, जिन्हें मून देखना पसंद हो? क्यों दाग है फिर मून पे? मेरी तो दाढ़ी बड़ी हो रही है तब दाग है. मून पे क्यों दाग है? जो दाग दिखते हैं ना, प्राइमरली दे आर क्रेटर्स, खड्डे हैं उसमें. बिकॉज मून पे एटमॉस्फेयर नहीं, कुछ भी आता जाता गिर जाता है, खड्डे हैं, राइट? सो देयर आर टर्म्स एसोसिएटेड विद मून. एक हम यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लड मून. ब्लड मून. देन देयर इज blue moon, then there is super moon, then there is super blue moon. ये टर्म्स अपने को पता होनी चाहिए. क्या है जी? ब्लड मून क्या है? ब्लड मून इज टोटल लूनर एक्लिप्स. टोटल लूनर एक्लिप्स जब होगा, मतलब सन के बीच में, सन और मून के बीच में अर्थ आ गई, है ना? ये था जी आपका सन, ये आ गई आपकी अर्थ, और पीछे रह गया मून. सो व्हाट हैपेंस? सन की लाइट इस पर डायरेक्टली नहीं जा पा रही होती, बट ड्यू टू द एटमॉस्फेयर है ना अर्थ के आसपास, एटमॉस्फेयर से स्कैटर होके लाइट कुछ इधर पहुंच जाती है. सो टेल मी, मेरे पास एक ब्लू लाइट थी, वायलेट. एक मेरे पास थी इंडिगो कलर. विबग्योर वाले सारे कलर थे मेरे पास. विबग्योर वी रिमेंबर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, रेड. मैंने सारे कलर फेंके दूर तक. सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सी होगी, फैलेगी कौन सी? जोर से. ब्लू वायलेट. दैट्स व्हाट यू सेड. थोड़ा सा जोर से मैडम, सुनता कम है. आपकी गलती नहीं, मैं बुजुर्ग हूं, है ना? सो वायलेट वुड स्कैटर दी मोस्ट. लीस्ट स्कैटर कौन सी होगी? रेड. सो क्या होता है जी, जब सन के बीच में अर्थ, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो सारी लाइट लगभग रुक जाती है, बट एटमॉस्फेयर से स्कैटर होकर के मून पे रेड या ऑरेंज अपीयरेंस आने लगती है. दिस वन ऑफ द काइंड ऑफ स्कैटरिंग इज रेले स्कैटरिंग. रेले स्कैटरिंग क्या होता है? जब लाइट सी वेवलेंथ से छोटे पार्टिकल्स उसे स्कैटर करते हैं. लाइट की वेवलेंथ से छोटे पार्टिकल उसे स्कैटर करते हैं. सो हमारी एटमॉस्फेयर के छोटे पार्टिकल स्कैटर करके मून पे ऐसी लाइट फेंकते हैं कि वो रेड या ऑरेंज नजर आने लगता है. रेड होगा कि ऑरेंज, वो नेचर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे मैटर करता है ना, डिपेंड करता है. सो व्हाट इज रेड मून? टोटल लूनर इक्लिप्स के ड्यूरिंग, जब मून रेड या ऑरेंज अपीयर करता है. एनी प्रॉब्लम देयर? No problems. Then blue moon. What is blue moon? Anybody? This is full moon for
सेकेंड टाइम इन द मंथ, इन 1 मंथ। एक महीने में एक बार फुल मून आना चाहिए, है ना, रोटेशन के हिसाब से, मून की रेवोल्यूशन के हिसाब से। बट कुछ महीनों में, खासकर 2 साल एक बार, कुछ महीनों में फुल मून 2 बार आ जाता है। सो व्हेन द फुल मून अपीयर्स फॉर द सेकेंड टाइम इन द मंथ, दैट इज कॉल्ड ब्लू मून। इंग्लिश में क्या होता है वंस इन अ ब्लू मून, कि कभी कभार। सो सिमिलरली एक महीने में अगर 2 बार फुल मून आ जाए, दैट इज ब्लू मून, राइट जी। देन सुपर मून, मून इन इट्स पेरिजी, मून इन इट्स पेरिजी। व्हाट इज पेरिजी? क्लोजेस्ट पोजीशन टू अर्थ। मून ऐसे घूम रहा है ना अर्थ के आसपास, दिस इज अर्थ। मून ऐसे घूम रहा है आसपास, रोटेट कर रहा है, तो क्लोजेस्ट पोजीशन टू अर्थ। यहाँ फार है, यहाँ फार है। क्लोजेस्ट पोजीशन में कोई भी बिल्डिंग को आप बिल्कुल पास से देख रहे हो तो बहुत बड़ी लगेगी, दूर जाके देखते हो एयरप्लेन से देखते हो छोटी लगती है। सो सिमिलरली मून व्हेन इन पेरिजी अपीयर्स द लार्जेस्ट। सो व्हेन मून इज इन पेरिजी, दैट इज अ सुपर मून, बड़ा नजर आता है, राइट। पेरिजी का ऑपोजिट क्या होता है? फारदेस्ट, एपोजी। बिल्कुल सही, पेरिजी का उल्टा होता है एपोजी, राइट। सन में इसको क्या कहते हैं इन पोजीशंस को, पेरिजी और एपोजी को? पेरिहिलियन एंड एपिहिलियन, क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट। क्लियर? तो समझ गए हम लोग क्या है ब्लड मून, ब्लू मून, सुपर मून। अब अगर सुपर मून और दैट इज क्लोजेस्ट पोजीशन में अगर ब्लू मून आ जाए, ब्लू मून कोइंसाइडिंग विद सुपर मून, मतलब मून पेरिजी पे हो और सेकेंड टाइम फुल मून आ जाए उसी मंथ में, सुपर ब्लू मून। मैच द फॉलोइंग में सवाल आ सकता है, इससे ऊपर कुछ नहीं, नथिंग एल्स टू रिमेंबर, राइट। सो ब्लड मून, ब्लू मून, सुपर मून, समझ गए? मैं पूछ लूं इसको स्किप करके? चलो मैं पूछता हूं, रुको। हाँ जी, सुपर मून क्या था सर? पेरी जी। रोशनी जी, ब्लू मून क्या था? एनीबडी वांट्स टू हेल्प हर? आगे आ जाओ, शायद पीछे आवाज नहीं जा रही हुई। आ रही है मैम? आस्था जी, रेड मून, सॉरी रेड मून नहीं, ब्लड मून। कौन सा मैम? श्रुति जी, कौन सा स्कैटरिंग देखा था हमने? विच काइंड ऑफ स्कैटरिंग? अभी रेड मून के लिए कौन सी स्कैटरिंग रिस्पॉन्सिबल थी? रेलेक, रेलेक स्कैटरिंग, राइट। राइट, चलो कौन सा रह गया? सुपर ब्लड मून। सपना जी, सुपर ब्लड मून, सुपर ब्लू मून, सॉरी सुपर ब्लू मून। आए और हाँ, वो ब्लू मून हो गया, तो सुपर ब्लू मून क्या हुआ? हाँ, ब्लू मून आ जाए अर्थ के बिल्कुल पास, पेरिजी पोजीशन, राइट। सो बड़े दिनों बाद एक हिस्ट्री का टॉपिक मिला है। जहाने खुसरो फेस्टिवल हुआ है, अमीर खुसरो साहब को ये लेट्स से अप्रिशिएट कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। सो मोदी साहब ने जाके कुछ कह दिया, कल्चरल सिंक्रेटिज्म कह दिया, सॉयल ऑफ हिंदुस्तान कह दिया, तो हमारे लिए सवाल बन जाएगा। इन पे सवाल 2-3 तरीके के बनते हैं। कौन से ये राजाओं के कंटेम्पररी थे? जो हमने भी बिगनिंग में, अभी क्लास के बिगनिंग में जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करे थे, यही बनाया था, है ना। बिल्कुल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं हम सवाल जहां बनते हैं। तो कंटेम्पररी राजा, देन इनके कॉम्पोजिशंस। देखो हिस्ट्री के सवालों में ये सच है कि ये कॉम्पोजिशंस वाले नाम ऐसे होंगे, याद नहीं रहे, बट मेजर मेजर आदमियों के थोड़े गंदे बंदे नाम याद कर लो। बाकी कैसे एरिया वाइज हैक करना है वो भी समझाऊंगा, बट 2-4 आदमी को तो याद कर लो ना भाई। आईएएस नहीं बनना, थोड़ा तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, राइट। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इनके बनाए हुए कल्चर, जैसे इन्होंने गंगा जमुनी कल्चर किया था, बहुत सारी चीजों की इन्वेंशन करी है इन्होंने। उर्दू की ओरिजिनेशन में भी इनको क्रेडिट किया जाता है, सितार की ओरिजिनेशन में भी इनको क्रेडिट किया जाता है, कवाली और गजल्स की ओरिजिनेशन में भी इनको क्रेडिट किया जाता है। सो दोस थिंग्स, सो लेट्स रीड अबाउट इट।
अमीर खुसरो, इन्हें तूते हिंद या पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वेरी वेरी फेमसली, है ना, इज रिगार्डेड एज की फिगर इन गंगा जमुनी कल्चर। ये ध्यान रखना है, गंगा जमुनी सिंक्रेटाइजेशन ऑफ द कल्चर, राइट। एक्चुअली इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिंक्रेटाइजेशन में सबसे ज्यादा काम किया। ये दिल्ली सल्तनत के जमाने की बात है, प्रॉपर मुस्लिम रूलर्स पहली बार इंडिया में आ रहे थे। एज वी से एंशिएंट इंडिया वाज हिंदू टाइम, ब्रिटिशर सेड दिस, मिडिवल इंडिया वाज मुस्लिम और इस्लामिक टाइम, देन मॉडर्न वाज ब्रिटिश टाइम। सो ये उस टाइम थे जब हिंदू मुस्लिम सिंक्रेटाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा था। देन ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू क्लासिकल म्यूजिक, कव्वाली, हिंदावी एक्सेट्रा। ये अपने आप को इंडियन टर्क बोलते थे, comes from his own writing, he called himself Indian Turk। इनकी इंफॉर्मेशन बेसिकली इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी से मिलती है, राइट। तूते हिंद पैरट ऑफ इंडिया पता होना चाहिए। देन अमीर खुसरो's फादर्स एमिग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ऑल राइट। इनके फादर गेंगिस खान के क्रूल रूल से बच के इंडिया आए थे, राइट। एंड इट इज एलेज्ड, पहले बोलते थे कि ये इल्तुतमिश के साथ आए थे, बट नाउ वी फाउंड आउट कि ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में शायद पैदा हुए। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट वी कैन गो फॉर इट कि हाँ ये इंडिया में ही पैदा हुए थे। सबसे पहले सुल्तान इल्तुतमिश की सर्विस में ही एंटर्ड एंड मैरिड एन इंडियन मुस्लिम वुमेन। सेकंड चाइल्ड कोई बात नहीं, एम्ब्रेस बोथ हिज टर्किक एंड इंडियन हेरिटेज, एंड इन्होंने सिंथेसिस कराया इंडियन एंड हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर्स में, राइट जी। अपने आप को इंडियन टर्क बोल रहे हैं, ठीक है, कहने को शायद इट्टा उत्तर प्रदेश, बट इसको याद नहीं करना, इट इज नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, राइट जी। देन पोएट, he became a professional poet at age 20 and remained so। रोल ऑफ प्रेज पोएट्री, बेसिकली उस टाइम जो पोएट्स थे उनको पैसा देने वाला कौन था? किंग। तो वो बेसिकली किंग्स के लिए प्रमोशन के लिए दे आर एक्चुअली लेट्स से सिकोफेंसी बोलते हैं ना जिसे हम, व्हाट इज सिकोफेंसी, मतलब बॉस को चाटना, बॉस के तलवे चाटना। दैट इज व्हाट द पोएट वाज बेसिकली डूइंग फॉर रॉयल पैटर्नेज, पैसे वहां से मिल रहे हैं। देन थिंग्स टू रिमेंबर आर दीस, 5 दिल्ली सुल्तान्स के साथ इन्होंने काम किया एटलीस्ट। कायकुबाद साहब, ये हमने सवाल बनाया था, खलजी, अलाउद्दीन खलजी साहब, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक। अगर चालाकी करनी है तो इनको याद रख लेना, ये तो पता ही है ना, इल्तुतमिश के साथ आए हैं तो खलजीज के साथ होंगे, बट इनको ध्यान रख लेना, ये सवाल बन जाता होता है ऑप्शंस में। आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन आना चाहिए अगर आया इस नेचर ऑफ खुसराओ वाले क्वेश्चंस में। देन ही रोट इन पर्शियन द कोर्ट लैंग्वेज एज वेल एज हिंदावी, ठीक है कोई बात नहीं। ऑनर्स जी, एक सवाल पहले एक बार ऐसा भी आ रहा था, बीरबल को बीरबल किसने कहा? सो टाइटल ऑफ अमीर किसने दिया जी? जलालुद्दीन खलजी। जलालुद्दीन खलजी साहब ने टाइटल ऑफ अमीर दिया था, ये नोट कर लो यार। टाइटल्स किसने किसको दिए, मेक अ लिस्ट ऑफ इट। बीरबल का टाइटल बीरबल किसने दिया, पता होना चाहिए। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा, पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा, पता होना चाहिए। मेक अ लिस्ट, काम आ जाए। वी यूज्ड टू कॉल इट एट आवर टाइम्स रट्टा फोल्डर। एक फोल्डर लगाया था, अच्छा टाइटल्स की लिस्ट ही है, मार लो रट्टा, है ना। सो गो फॉर दैट मेकिंग ऑफ दैट नोट्स एज वेल, छोटे छोटे बस 2-2 3-3 पेज मैक्सिमम, राइट जी। देन एक और सवाल अनरिलेटेड सा, जियाउद्दीन बरानी रिकॉर्डेड इन तरीके फिरोज शाही। तरीके फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरानी। बुक्स पे सवाल आ रहे हैं, ये आ सकता है, वेरी फेमस, है ना। इन्होंने बोला है कि जलालुद्दीन हेल्ड खुसराओ इन ग्रेट एस्टीम, कोई बात, बढ़िया आदमी है, कोई बात नहीं, नाम ये याद रखना। डिवोटेड डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। कहा जाता है कि इतने तगड़े डिवोटेड डिसाइपल थे खुसराओ साहब निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कौन है? सूफी सेंट है ना। इनके इतने डेडिकेटेड फॉलोअर थे कि जब निजामुद्दीन औलिया साहब चले गए, मृत्यु हो गई, मृत्यु नहीं मानते खैर, चलो एनी हाउ, व्हेन ही एक्सपायर्ड और ही सफर्ड द जर्नी टुवर्ड्स हेवन, सो साथ में ही अमीर खुसराओ साहब भी चले गए। जैसे ही उन्हें पता लगा कि औलिया साहब गए, इतने डेडिकेटेड थे गुरु की तरफ, है ना, और हम क्लास में डेडिकेटेड नहीं, ब्लू मून ही नहीं सुन रहे हैं, है ना। सो सारे सुनो और अच्छे से करो, मैं नहीं कह रहा मेरे साथ मर जाओ, अब जाते जाते उम्र के हिसाब से होता है ना, इट्स योर टाइम टू ग्रो। एक फूल खिलता हुआ होता है, एक मुरझाता हुआ होता है, तो आप लोगों ने खिलना है अभी, मुरझाना नहीं है।
बट खिलने के लिए जो मैं पानी दे रहा हूँ, खाद दे रहा हूँ, वो तो रख लो, नहीं तो खिलेंगे कैसे, राइट? सो निजामुद्दीन औलिया के ये ध्यान रखना, ही वॉज अ वेरी वेरी डिवोटेड डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया. देन ही वॉज रिस्पेक्टेड इन रॉयल कोर्ट. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नो नीड टू रिमेंबर. इन्होंने बोला कि मैं उनके साथ ही जाऊंगा, नो नीड टू रिमेंबर अगेन. और शरीद फेट इन 1235, जब निजामुद्दीन औलिया साहब जाते हैं तो साथ में ही खुसरो साहब भी चले जाते हैं. देन लेगेसी, टाइमलेस पोएट है साहब. 700 ईयर्स आफ्टर डेथ में ये अपना काम कर रहे हैं. इवन आफ्टर 700 ईयर्स ऑफ डेथ ही इज बीन रिमेंबर्ड. इनके लिए फेस्टिवल हो रहा है. नो नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल. देन ये पर्शियन एंड टर्किक ट्रेडिशंस दोनों को फॉलो कर रहे थे. गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिंक्रेटिज्म. दो चीजें याद रखने वाली. गंगा जमुनी तहजीब क्या है? हिंदू मुस्लिम सिंक्रेटिज्म. और इसको प्रमोट करने वाला सबसे बड़ा आदमी अमीर खुसरो. ध्यान रखना, राइट? देन अच्छी सी बातें भी हैं. स्टेटमेंट अब पुरानी होगी, 2016-17 में पूछ रहा था यूपीएससी किसकी स्टेटमेंट है. ब्राह्मण्स ऑफ इंडियंस हैव अ ग्रेटर वेल्थ ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट देन व्हाट रूमी रिवील्ड. कोई बात नहीं, नो नीड टू रिमेंबर दिस. ये थोड़ा सा जोर लगाने वाली बात है. आई एम सॉरी बट एक दो आदमियों का याद कर लेंगे, राइट? सो हिज फेमस कॉम्पोजिशंस आर छाप तिलक. कोई म्यूजिशियन, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखने वाला है यहाँ पे, क्लासिकल डांस एक्सेट्रा, ये कुछ समझा सकते हो इसके बारे में? नहीं. सो छाप तिलक, जहले मस्कीन, सकल बन फूल रही सरसों. मुझे भी नहीं पता, सॉरी. थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रख लेना कि अच्छा छाप तिलक है, जहले मस्कीन है, सकल बून फूल रही सरसों है. नहीं तो चालाकी क्या है, अपने को ये पता है कि यार अमीर खुसरो वाज हिंदू मुस्लिम सिंक्रेटिज्म. एंड दिस इज इवन नाउ, इस काइंड ऑफ डिशेस आर अवेलेबल इन मुगलाई रेस्टोरेंट्स टुडे. जहले मस्कीन, जहल सुने हुए आपने? अगर सुने हुए हैं तो प्लीज इनको ध्यान रखना. अमीर खुसरो वाज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस. देन राग्स बनाए, ख्याल, जनरल ऑप्शंस आ गए. ही रोट मैनी रागास, यस. ख्याल घराना था इनका, ख्याल म्यूजिक, ये ध्यान रखना. क्लासिक म्यूजिक कौन से तरीके के हैं? दो. क्लासिक डांस तो बहुत सारे हैं, क्लासिक म्यूजिक दो ही हैं. कौन से? कल्चर में भी धज्जियां उड़ी हैं. चलो कोई बात नहीं. दो क्लासिक म्यूजिक हैं, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक. दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ क्लासिक म्यूजिक. ये नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करता है, ये साउथ इंडिया को करता है. ख्याल घराना इज पार्ट ऑफ दिस हिंदुस्तानी म्यूजिक. एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेंट्स ऑफ दिस इज अमीर खुसरो. क्लासिकल डांस तो पता है कौन से हैं? लेटेस्ट एडिशन कौन सी है क्लासिकल डांसेस में? अब ये खुद चेक करना, सोर्स ज्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना? चेक इट. नहीं मिलता ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी. एनी हाउ, सो खुसरो साहब की नेक्स्ट थिंग इज सितार एंड तबला इन्होंने इन्वेंट करा है. सितार, तबला, कव्वाली, इनको क्रेडिट किया जाता है, राइट जी? एंड उर्दू भी. देन बायोडाइवर्सिटी लीकेज, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. ऐसे ऐसे कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं. क्या हो रहा है जी बायोडाइवर्सिटी लीकेज? आई फाउंड दिस इमेज क्यूट. एनी हाउ, सो क्या हो रहा है बायोडाइवर्सिटी लीकेज में? पाइप के थ्रू एनिमल्स लीक हो जा रहे हैं. इज इट सो? नो. बायोडाइवर्सिटी लीकेज में क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो इनिशिएटिव्स हैं, environmental protection initiatives are leading to, समझाऊंगा डोंट वरी, leading to greater biodiversity loss elsewhere. ये यूपीएससी की फेवरेट मैगजीन डाउन टू अर्थ में आया था, है ना? जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको वहां पे एक आधी कॉपी और डाउन टू अर्थ मिल जाएगी, शायद तभी सवाल आते हैं उसमें से. सो व्हाट इज हैपनिंग? सपोज अभी कोई रिच कंट्रीज अपनी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एग्रीकल्चर को लिमिट कर देती हैं. लेट्स से ये एरिया था ग्रीन एरिया, यहाँ पे आधी जगह में एग्रीकल्चर होता था, ये कंट्री थी अमीर लाइक स्विट्जरलैंड, राइट? सो इन्होंने क्या करा, सबको ये सारे एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया. अब यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, बट डिमांड तो वीट की है, डिमांड राइस की भी है, खाना तो खाना ही है. सो व्हाट इज हैपनिंग? अमीर कंट्रियां अपनी एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर करी जा रही हैं, उस वजह से एग्रीकल्चर कहीं और शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज डिमांड तो चाहिए. सो अब
गरीब जगहों में, गरीब जगहें मतलब जो मिडिल लैटिट्यूड से नीचे आ रही हैं, ट्रॉपिकल एंड नियर दैट, राइट। सो अब स्विट्जरलैंड में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी कि अफ्रीका में? अफ्रीका में, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। बट अफ्रीका में कंट्रीज क्या कर रही हैं, इन एग्रीकल्चर्स को अपने पास शिफ्ट करी जा रही हैं, अपने फॉरेस्ट काट काट के वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है, बिकॉज द रिचर कंट्रीज ऑफ द हायर लैटिट्यूड्स आर गोइंग फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज। सो यहाँ पे अगर आपने प्रोटेक्ट करके 10 स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर लिया, तो अफ्रीका में इसी वजह से 1000 स्पीशीज का लॉस हो गया। व्हाट माय पॉइंट? वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन, राइट, कि बायोडाइवर्सिटी लीकेजेस जब एक जगह का प्रोटेक्टेड एरिया कहीं और लॉस क्रिएट कर रहा है, विच इज यूजली ग्रेटर देन द प्रोटेक्टेड एरिया, राइट। गॉट माय पॉइंट? समझ आया? दिस इज समथिंग न्यू इन द न्यूज, ये कभी ट्रेडिशनल टॉपिक था ही नहीं। तो अब इसे नोट किया गया दैट साइंस जर्नल ने बोला बायोडाइवर्सिटी लीकेजेस आर हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब, वेयर डिस्प्लेसमेंट, क्या फिनोमेनन है जी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेचर डैमेजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज्ड बाय प्रोटेक्टिंग और रिस्टोरिंग ऑफ एरियाज। जहां पे नेचर डैमेज हो रही थी उसको आपने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया, बट कहीं और ज्यादा लॉस हो रहा है, कहीं और लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेक्शन, राइट जी। इन दिस कंजर्वेशन पॉलिसीज इन वन रीजन इट इनअडवर्टेंटली ड्राइव एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन अनदर रीजन, किसी और रीजन में इस वजह से लीकेज हो रही। नथिंग एल्स टू रिमेंबर इन दिस न्यूज, एक बार पढ़ना जरूर, बट नथिंग एल्स टू रिमेंबर। देन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स इज स्पीशीज। तो अब स्पीशीज का वो नहीं रहा कि हमें पता हो। ऑलिव रिडली टर्टल में हम क्या पढ़ते थे सबसे ज्यादा? सी टर्टल है ना, स्मॉलेस्ट है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टर्टल्स अराउंड द वर्ल्ड। एक इनका टर्म आता था अरीबडा, ये टर्म्स आप बताएंगे, मैं पूछ रहा हूँ अभी लिख के। गरीमथा, दिस स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग, कोई बात नहीं। सो सी टर्टल स्मॉलेस्ट टर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड है, ज्यादातर अपना पानी में जिंदगी बिताता है, बहुत ज्यादा ट्रैवल कर पाता है। अरीबडा इनके रिलेटेड क्या टर्म थी? अराइवल नहीं, मास नेस्टिंग, ये इकट्ठे मिलके बहुत सारे टर्टल्स एग्स ले डाउन करते हैं। सो गरी गरी या गढ़ी मथा, ये स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, नेम है। ये क्या चीज है? ये सैंक्चुरी है इंडिया में, उड़ीसा के पास को, जहां पे ये अरीबडा होता है प्राइमरली, है ना। वहां पे रिवर कौन सी है? ऋषिकुलिया रिवर, ऋषिकुलिया रिवर पढ़ा होगा नहीं, रिपीट करना, आपके स्टैटिक में होगा। स्पेलिंग्स के लिए विल गो ऑन देयर। सो आजकल बिहेवियर भी पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। 16 ओल्ड ईयर असेसमेंट बोल रही है कि ऑलिव रिडली स्टेडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, स्टेडी या ग्रोइंग पॉपुलेशन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड अब नहीं है, दे आर नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देन दे आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स। क्यों नाम है ऑलिव रिडली? बिकॉज ऑफ ऑलिव ग्रीन कलरेशन ऑफ इट्स कार्पस। बाय द वे टॉर्टोइस और टर्टल में, वैसे टॉर्टोइस इज कॉल्ड टॉर्टस इन इंग्लिश, सो टॉर्टोइस और टर्टल में क्या फर्क होगा? टर्टल बड़े होते हैं कि टॉर्टोइस बड़े होते हैं? और कोई फर्क? टॉर्टोइस ज्यादा जिंदगी लैंड पे बिताता है, टर्टल ज्यादा जिंदगी पानी में बिताता है, राइट। चलो, there are differences as well कि laying down of eggs is also different, but biggest difference is this, land and water। anyhow smallest ये है जी, and mass nesting को बोलते हैं अरीबडा। ये ध्यान रखना, अरीबाड़ा बोल लो, बड़ा बोल लो, बट ये टर्म अपने को पता होनी चाहिए कि सारे इकट्ठे मिलके मास नेस्टिंग करते हैं, एग्स ले डाउन करते हैं, अरीबडा। देयर मेनली फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक अटलांटिक, ठीक है। ओडिशा गरीमथा मरीन सेंचुरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे रिवर कौन सी है? ऋषिकुलिया, ये भी ध्यान रखना, राइट जी। फीचर्स क्या है? ओमनीवोरस है, आजकल हैबिट्स पूछ रहे हैं, ओमनीवोरस है। ये नहीं देखना कि टर्टल ये वाला ओमनीवोरस है, ज्यादातर टर्टल ओमनीवोरस होते हैं, है ना। ओमनीवेरस प्लांट एंड एनिमल्स बोथ पे फीड करेंगे, सॉलिटरी प्रेफरिंग द ओपन ओशन, spend their entire lives in the ocean and migrate thousands of kilometers between feeding and mating grounds। काफी ज्यादा घूमने फिरने के शौकीन है, राइट। IUCN is not critically endangered,
वनरेबल नहीं याद रखना, नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बस, राइट जी। एंड साइट्स अपेंडिक्स 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, ज्यादातर इंपॉर्टेंट एनिमल्स यहीं पे शेड्यूल 1 में। बाय द वे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत तगड़ी अमेंडमेंट्स ही आई थी, वो पढ़ ली होगी आप लोग, नहीं पढ़ी तो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेड्यूल्स में चेंजेस, राइट। So these changes and what do they mean? How are they actually integrating our system with the international system? ये देखने वाली बात है, right? So coming to MISTI scheme, इसमें हमने देखा था कि abbreviation में अपना word association लग जाता है. So MISTI scheme is about mangroves. इसमें ऑप्शन क्या आ सकती है? सिंपल क्वेश्चन तो 2015 में आता था, अच्छा व्हाट इज इट रिलेटेड विद मैनग्रोव्स। अब क्या आता है बीच में ऑप्शन घुसा के? इंडिजिनियस पीपल को इंसेंटिव दिया जाएगा, हाँ कि ना? हाँ, ना भी बताओ हाँ। इससे क्या होगा? कोस्टल इकोसिस्टम में बेटर प्रोटेक्शन आएगी अगेंस्ट दी सी फ्लडिंग और सुनामीज ऑल्सो, एंड बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व होएगी। एक फैक्ट इसमें क्या है, गुजरात ने बेस्ट ग्रोथ करी है इसमें, मिस्टी स्कीम में बेस्ट परफॉर्मर गुजरात है, बट बिगेस्ट मैनग्रोव्स कहाँ पे इंडिया में? वेस्ट बंगाल सुंदरबंस। सेकंड बिगेस्ट पता होना चाहिए, सेकंड आजकल उड़ीसा में। हाँ, थर्ड मुझे भी नहीं पता, आई थिंक नाउ इट इज गुजरात, बट वील फाइंड आउट, राइट जी। So, MISTI scheme Gujarat has emerged the national leader in mangrove afforestation. This is a fact we must know. And the mangroves initiative for shoreline habitats and tangible incomes as well. Income दे रहा है traditional people को to grow mangroves. Right जी? MISTI comes after India joined the Mangrove Alliance for Climate. ऐसी सी चीजें क्यों आती हैं? Obscure organization. So, Mangrove Alliance for Climate जो COP27 UNFCCC में बना है, मैनग्रोव अलायंस का ध्यान रखना, COP27 UNFCCC, राइट? उसके चलते हमने मिस्टी स्कीम लॉन्च करी, राइट जी। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, कोई बात नहीं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आया था। आज कौन सा डे है? वर्ल्ड वुमेन्स डे। वुमेन्स डे, एनवायरनमेंट डे कब है? 5 जून। क्यों अंडरलाइन कर रहा हूँ? बिकॉज यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम्स आर ट्राइंग टू फॉलो HCS, वो डेज को मैच द फॉलोइंग कर देते हैं, सो पता होना चाहिए, राइट जी। MISTI envisages restoration, reforestation of mangroves covering approximately 540 square kilometer area across 9 states and 3 union territories. No need to remember that. Scheme is primarily focused on the Sundarbans Delta, Hooghly estuary in West Bengal and other bay parts. Need to remember? No. Right जी? Under MISTI scheme, the government is providing financial assistance to local communities. होना ही था कि आप लगाओ, हम आपको पैसे देंगे। Also awareness campaign कर रहे हैं, NGO भी पार्ट है, MG नरेक्स की जो लेबर है वो भी यहाँ यूज हुई। बाय द वे MG नरेक्स की एक डिटेल मुझे पूछनी थी। MG नरेक पता है अपने को? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सो इस स्कीम में कैन वी से इसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है ना? अगर आपको सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, सो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है। बट क्या ये MG नरेक्स अब एम्प्लॉयमेंट को राइट इन इंडिया बनाती है? Now is right to employment out of the DPSP and is a fundamental right for everybody? No, because MG NREGA is only applicable in rural areas. Urban areas में नहीं। Right to work तो है, but for rural areas you cannot enforce MG NREGA in urban areas. But since COVID, ये क्यों आया था डिबेट न्यूज में? Because COVID में हमने देखा कि जो हमारे वर्कर्स थे, जो अभी अपने सेटलमेंट्स में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, अर्बन स्लम्स में, दोज पीपल वर कॉल्ड गोस्ट सिटीजन्स, कि जैसे ही कोविड आया उनके पास कोई और मौका ही नहीं था। वी हैड नो सर्विसेज गारंटी टू देम। हम लोगों के घर जो अर्बन डेवलपर्स हैं उनके बंद हो गए कि कोई नहीं आ जा सकता। इन लोगों को पैदल पैदल अपने गांव जाना पड़ा, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ना कोई खाना, ना कोई पानी। सो हेंस दे सेड, न्यूज में इसलिए आया था कि अब MG नरेक्स का अर्बन वर्जन भी आना चाहिए टू सर्व दीज गोस्ट सिटीजन्स, नहीं तो रिवर्स माइग्रेशन होगी कि लोग अर्बन एरिया से विलेज में जाएंगे। हुआ भी था कोविड में। सो हेंस वी मस्ट नो द डिटेल एज वेल। देन मिशन 300, ऐसी सी मिशन पे लास्ट टाइम एग्रीकल्चर वाला सवाल था, फार्मर्स वाली। ये फार्मर्स की नहीं है और एरिया है सब सहारन अफ्रीका।
अफ्रीका भी फेवरेट है इनका। सो सब सहारन अफ्रीका में 300 मिलियन को इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना। दैट इज व्हाई it might be a confusing question, not a very important but confusing question, like I tried in the beginning. So World Bank and African Development Bank ने किया along with key partners. क्या है? I just want you to remember this. It ambitious initiative to provide electricity to 300 million people in sub-Saharan Africa. इसमें बस यही याद करना है, इंडिया की नहीं है मिशन 300, सब सहारन अफ्रीका में 300 लोगों को, 300 नहीं 300 मिलियन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देंगे। देन दीज आर ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इसके बारे में थोड़ा सा 4-5 पॉइंट आज पढ़िए, ऐसी सी ऑब्सक्योर ऑर्गेनाइजेशन पेपर में आ जाती है ना, आ रही है 2-3 साल से। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस कैन बी दिस और सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सी फॉर ऑल, बस। और कुछ नहीं मैं चाहता कि आप इस टॉपिक से याद रखो। जस्ट मिशन 300 क्या चीज है, सब सहारन अफ्रीका में 300 मिलियन पीपल को बिजली दे रहे, एंड दीज टू ऑब्सक्योर ऑर्गेनाइजेशंस, बस। राइट जी। देन अगेन अफ्रीका, लेक तंगियाका, तंगनाइका और तंगियाका, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। सो इसके बारे में देयर इज अ वेरी स्मॉल न्यूज कि इसकी रिस्टोरेशन के लिए कंट्रीज, इसको रिस्टोर करने के लिए बॉर्डरिंग कंट्रीज एफर्ट्स कर रही हैं। तो अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन आ सकता है, तो लेक की बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आ सकती हैं। इसमें कौन सी है जी? दे आर ट्राइंग टू एड्रेस द ट्रांसबाउंडरी थ्रेट्स। कंट्रीज बॉर्डरिंग देखनी है हमने, ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है तंगनियाका लेक, एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज आर, बस ये देखना और कुछ नहीं, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तांजानिया एंड जाम्बिया, तंजानिया एंड जाम्बिया, दैट इज इट। बस इतना कुछ देखना। 400 मीटर लॉन्ग है, बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट रिवर डिस्चार्जिंग इज कोलंबो, ये नहीं याद करना, होगा भी नहीं, रहेगा भी। Then CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. No, just a second. ये यूरोप का काम है यार, इसका कंसेप्ट समझो, फिर हम समझेंगे इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। इसका कंसेप्ट ये है, लेट्स से यूरोप कहता क्या है? यूरोप कहता है कि आई हैव इनिशिएटेड दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। बट असली में मुद्दा क्या है? यूरोप में जब भी आप कार्बन प्रोड्यूस करते हो तो आपको उस पर टैक्स देना होता है। सो लेट्स से कोई इंडस्ट्री है जो स्टील बनाती है, वैसे उनका स्टील यूरोप में स्टील बना रही है, वैसे उनका स्टील फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये kg पर बिकना था, बट इस पे 20 रुपए पर kg कार्बन टैक्स लग गया। तो यूरोप का स्टील कितने में बिक रहा है? यूरोप में 120 रुपए में। ठीक है। सिमिलरली कोई और कंट्री है, लेट्स से चाइना, जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी लेट्स से स्टील 100 रुपए kg का ही है, बट यहाँ कार्बन टैक्स नहीं है, तो ये कितने में बेचेंगे? यहाँ पे 100 रुपए में। सो किसका स्टील बिकेगा? चाइना का, बिकॉज वो सस्ता है, लॉ ऑफ डिमांड। सो हेंस यूरोप की इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म होती जाएगी, इंडस्ट्री बाहर जाती जाएगी। और वो तो अच्छा काम कर रहे थे, दिखा वो ये रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बेसिकली अपनी इंडस्ट्री को बचा रहे हैं कार्बन के साथ साथ। राइट। सो इन्होंने क्या करा कि जब ये यहाँ पे गुड आएगा तो इस कंट्री को जो एक्सपोर्ट कर रही है और जो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, कोई तो इंपोर्ट मंगा रहा होगा, XYZ इंडस्ट्री, इस इंपोर्टर को रिपोर्ट देनी होगी कि ये जो स्टील आया है, जिस कंट्री से आया है, वहां पे क्या एनवायरमेंट लॉज में कार्बन टैक्स लगा है इस गुड पे। अगर नहीं लगा तो यूरोप का बॉर्डर एंटर करने से पहले ही इस पे कार्बन टैक्स लग जाएगा और वो इस इंपोर्टर को पे करना होगा। तो 20 रुपए वही पे कर देगा, तो ये भी 120 का हो गया। और ना भाई, सो बॉर्डर पे लगेगा अगर दूसरी कंट्री के पास कार्बन टैक्स नहीं है। अगर लेट से यहाँ पे 5 रुपए कार्बन टैक्स था, तो ये 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 15 रुपए टैक्स लगेगा कि 500 पहले लग गया कार्बन टैक्स। और ना पॉइंट, एनीबडी हैज? अगर कुछ तो उसकी वजह से हाँ, जितना कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट्स, द स्टील मेकिंग प्लांट्स, जो अगर जितना वो कार्बन ऐड ऑन कर रहे हैं प्रोसेस में,
उतने पे टैक्स लगेगा। सही। सो अब ये क्या बन रहा है, बॉर्डर पे टैक्स लगा देंगे, प्राइमरली अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेव कर रहे हैं, है ना। बट इंडिया से इसको क्या प्रॉब्लम है, वाई डज इंडिया, एक तो कार्बन इंटेंसिव है और हमारा एक्सपोर्ट रुक जाएगा, ठीक है, बट हम जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं, भैया हमारे पे क्यों ना लगाओ। कार्बन बढ़ाया किसने, सीबीडीआर पे चलो, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कार्बन बढ़ाने वाले कौन लोग थे, डेवलप्ड नेशन। पैसा किसे देना चाहिए कार्बन के लिए, डेवलप्ड नेशंस। और बेसिकली जब हम अमीर होना चाहते हैं तो टैक्स लगा लगा के कौन रोक रहा है, डेवलप्ड नेशंस। और इन्होंने डब्ल्यूटीओ रूल्स को भी ऐसा बना रखा है कि कार्बन टैक्स कंपैटिबल है, जबकि एक कंट्री, डब्ल्यूटीओ रूल्स कहते हैं फ्री एंड फेयर ट्रेड, कि अगर कोई टैक्स लगा रहा है तो सारी कंट्रीज को लगाना चाहिए, एक कंट्री को नहीं। पर क्या इंडिया ये टैक्स लगा सकता है, नहीं, बिकॉज हमारे गुड्स सारी दुनिया में फिर कॉम्पिटेटिव नहीं रहेंगे, राइट जी। कि हम यही स्टील अगर इधर बेच रहे हैं 100 रुपए किलो, तो यही स्टील बांग्लादेश को बेच रहे होंगे। अगर हम ही टैक्स लगा देंगे हमारा स्टील ही नहीं बिकेगा 120, राइट। सो वी आर गोइंग फॉर दैट प्रिंसिपल कि यार आप लोग अपने गंद को अपने यहाँ फाइनेंस करो, हमारे से क्यों करवा रहे हो। आपके स्टील पे लग भी रहा है तो आप तो अमीर हो चुके, हमें भी होने दो, दैट इज द पॉइंट। ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर था, सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अभी भी डेवलप्ड नेशन ने इसे पेरिस एग्रीमेंट के अंडर बहुत ज्यादा ले डाउन या मेलो डाउन कर दिया, राइट। सो लेट्स लुक एट दिस। यूरोपियन यूनियन ने बोला इंडिया स्पेसिफिक कंसर्न्स अबाउट इंप्लीमेंटिंग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, हम समझ गए, थोड़ा सा देखते हैं। सो यूरोपियन यूनियन का टैरिफ है जी कार्बन बॉर्डर एडजस्टिंग मैकेनिज्म, एडजस्टमेंट कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पे लगेगा, यूरोपियन यूनियन का है। देखने वाली बातें यही हमने एमसीक्यू में देखा। न्यू यू इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करेगा, एनहांस थोड़ी करेगा कार्बन लीकेज को, हमने एमसीक्यू बनाया था एनहांस, प्रिवेंट करेगा, राइट जी। देन टू पुट अ फेयर प्राइस ऑन द कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स। इसमें भी आजकल ये ऐसे प्रोग्राम में क्या चल रहा है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स, कि लेट्स से मेरी इंडस्ट्री थी, मेरे को 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन उड़ाना अलाउड था एटमॉस्फेयर में, बट मैंने 60 यूनिट्स ही उड़ाया, 40 सेव कर लिया। तो ये सेव 40 को क्या करूंगा मैं, इसका सर्टिफिकेट बनवा लूंगा। मेरी इंडस्ट्री ने 40 सेव कर लिए यूनिट्स, लेट्स से सर की इंडस्ट्री थी जिसने 100 की जगह 140 उड़ा दी, तो अब ये मेरे से ये सर्टिफिकेट खरीद लेंगे, है ना। 40 यूनिट्स का सेव हुआ सर्टिफिकेट मेरे से खरीद लेंगे, मुझे मिल गए पैसे, इनको चालान रुक गया, जो इन पे पेनल्टी लगनी थी वो रुक गई। सो ये एमिशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स हर जगह है, इस योजना में भी, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में भी है, राइट। सो वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। इंपोर्ट मींस एनी इंपोर्ट्स टू द ईयू फ्रॉम आउटसाइड द ईयू, विद इन द ईयू तो है ही है कार्बन टैक्स, आउटसाइड द ईयू यूरोपियन यूनियन सब पे लगेंगे। सो कंपैटिबल विद डब्ल्यूटीओ रूल्स, ये भी मैंने ऑप्शन बनाया था, ध्यान रखना कंपैटिबल है। ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस लॉ बनाती है जो कंपैटिबल होगा विद WTO रूल्स, लॉजिक लेके जाना। Then if implemented as planned, EU importers will have to buy carbon certificate। समझ गए कार्बन सर्टिफिकेट क्या है, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा। Then price of certificates would be calculated according to the auction prices। No need to remember this। ऑक्शन होएगी इन सर्टिफिकेट्स की, ऑक्शन होती है। Then number of certificates required would be defined yearly by quantity of goods, embedded emissions and those imported into EU। कि जितना, लेट्स से 40 अगर वायलेशन थी तो 40 का सर्टिफिकेट लिया, 60 होती तो 60 का लेता, सिंपल, कोई याद करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। Then EU importers will declare the emission emitted in their imports and surrender the corresponding number of certificates each year। जो इंपोर्टर होगा, जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट मंगा रहा है, वो सरकार को सर्टिफिकेट जमा कराता जाए कि मैंने 40 वाला मंगाया था, 40 यूनिट वाला, ये लो सर्टिफिकेट, राइट। वेरी वेरी सिंपल। देन इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, मैडम आप ये सवाल पूछ रहे थे, विल अप्लाई इन इट्स डेफिनेट रेजिम फ्रॉम 2026। जो 2023 से लेके 2025 का फेज है, दिस इज रिपोर्टिंग फेज। इसमें अभी सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है कि कितना कार्बन अंदर आ रहा है। 26 से इसके पैसे लगने शुरू, राइट। ट्रांजिशनल फेज में क्या है, ओनली रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस आर देयर, कि रिपोर्ट करो कितना कार्बन आ जा रहा है ना, कितने कार्बन इंटेंसिव गुड्स आ रहे हैं एक्चुअली। 26 से इसका फाइनेंशियल पीरियड है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर जी अब, चलो
then it will cover several specific products in some of the most carbon intensive sectors initially. उनको एक्सपोर्ट करोगे तो मानना पड़ेगा, बट हम लोग उनसे अभी फाइट कर रहे हैं, और ट्रम्प साहब के आने से बहुत सारे टेरिस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वी कैन नॉट बी श्योर क्या होगा, है ना। बट यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बोल रहे थे ट्रम्प साहब कि आप वर्ल्ड वॉर 3 से खेल रहे हो, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुई थी? बेसिकली ट्रेड ब्लॉक्स की वजह से, टैरिफ वॉर्स, ट्रेड ब्लॉक्स, है ना, ब्लॉकेड्स ऑफ ट्रेड। कौन खेल रहा है फिर वर्ल्ड वॉर 3 से? ट्रम्प हिमसेल्फ। इधर से ट्रम्प टैरिफ लगाता है, उधर से चाइना रिटेलिएट करता है। इंडिया के पास अब 2 मौके हैं, या तो इन बड़ी लड़ाइयों में पिस जाए, या फिर 2 बिल्लियों की लड़ाई में कौन खा जाए? बंदर। सो वी हैव एन अपॉर्चुनिस्टिक मूवमेंट, राइट। सो इनिशियली किसको कवर कर रहा है? कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को, सच एज नट बोल्ट, स्टील एसेट्रा। बाद में हो सकता है सारे प्रोडक्ट्स को कवर करे, अभी कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को कवर कर रहे हैं, राइट जी। दैट इज इट। कुछ लोग मेरे से एक चीज मांग रहे थे, आई वॉज वेरी हैप्पी। सो मेंस का क्वेश्चन विच यू कैन राइट नेक्स्ट टाइम और टुडे, आपकी मर्जी है, मेरे को सबमिट करोगे, मैं इवैल्यूएट कर दूंगा। जिसने लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, आपकी मर्जी। Re-emergence of tariff and trade wars. Anybody who wants to get this evaluated, I'll read it. Re-emergence of tariff and trade wars is an opportunity as well as challenge for India. Elucidate. 250 words में लिखना है इसे. If you want to write it, attempt it. Write करके यहाँ अभी या बाद में मेरे को WhatsApp पे पिक्चर भेज देना जो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑफिस में आके फिजिकली चेक करा लेना, राइट। टेक योर टाइम। मैं अभी नहीं चाहता कि आप 10 मिनट में लिख दो, लिखा भी नहीं जाएगा। टेक योर टाइम, रिसर्च अबाउट इट। जो न्यू फ्रेशर्स हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा कोर्स, वो अपनी प्रायर नॉलेज से करेंगे। तो बिल्कुल फ्रेशर है, थोड़ा सा पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में, फिर उसे 250 बेस्ट वर्ड्स में निकालना, राइट। विल डिस्कस इट एंड देन डिस्कस आंसर राइटिंग, कि आपका आंसर राइटिंग कैसा चल रहा है और क्या क्या आपको पर्सनली चाहिए, राइट। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स, एनीबॉडी? चलो, थैंक यू।